नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेज़ एडुटेरिया पर। आज हम बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की यूनिट 2 के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 3 के अंतर्गत हम तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्वों के आधार पर हम गबन उपन्यास की समीक्षा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उपन्यास के निर्माण में उसके तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके तत्व केंद्र में रहते हैं। तो इसी तरीके से गबन उपन्यास के केंद्र में भी ये तत्व रहे हैं, इसीलिए हम इसको कम समय में और विस्तार से जानने के लिए इन तत्वों का सहारा लेंगे। क्योंकि मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं पूरे उपन्यास को वीडियो के माध्यम से पढ़ा सकूँ, तो इसीलिए ये एक बेहतर उपाय है हमारे लिए कि हम तत्वों के आधार पर उपन्यास की समीक्षा की शुरुआत करें और उनको एक बेहतर तरीके से हम जानें। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप एक बार इस उपन्यास की सेल्फ स्टडी जरूर करें। हम जानते हैं कि हमारे सामने तत्वों के अंतर्गत सबसे पहले कथानक अथवा कथा वस्तु अथवा विषय वस्तु हमारे सामने आता है। तो हम सबसे पहले कथानक अथवा कथा वस्तु अथवा विषय वस्तु के अंतर्गत ही गबन उपन्यास की समीक्षा की शुरुआत करेंगे। गबन उपन्यास की मूल कथा रमानाथ और जालपा से संबंधित है, या यूं कहें रमानाथ से ही संबंधित है, जो प्रयाग में जालपा और दयानाथ आदि तथा कलकत्ते में देवी दीन, जग्गो, जोहरा आदि के संसर्ग में विकसित होती है। कुछ समीक्षकों ने प्रयाग और कलकत्ते की दो कथाओं को दो स्वतंत्र कहानी माना है और कहा है कि इन दोनों स्थानों की घटनाओं पर दो स्वतंत्र उपन्यासों का निर्माण हो सकता था, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जीवन कर्म के अनुसार पात्र अनेक परिस्थितियों और संदर्भों से गुजरता है। इसी प्रकार रमानाथ भी ऐसी ही भिन्न घटनाओं और स्थितियों से गुजरता है। ये परिवर्तन आरोपित न होकर पूर्वापर कर्म से जुड़े हुए हैं, विस्तार और प्रतिपाद्य से प्रमुख रूप से जुड़े हुए होने के कारण रमानाथ की कथा आधिकारिक कथा है। वह ऐसा नवयुवक है जो पिता के खर्च न देने पर कॉलेज छोड़ देता है और कॉलेज के अन्य युवकों की भांति फैशन प्रस्त, फिजूल खर्च, प्रदर्शन प्रिय और मूलतः दुर्बल प्रकृति का है। अपने फैशन के शौक को वह दोस्तों की सहायता से पूरा करता है। वह अपने पिता से कहता है कि मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ, इसके सिवा आपने मुझ में ऐसी कौन सी बुराई देखी है। लेकिन दयानाथ उसकी अंग्रेजियत से परेशान है। वह उस वर्ग का प्रतिनिधि है जिसे देवी दिन भद्र समाज समझते हैं। सफाई वकील के शब्दों में गबन उपन्यास की कथा विलास प्रिय पदलोलुप युवक के धर्मनिष्ठ और कर्तव्यशील युवक बनने की कथा है। प्रयाग में उसकी चारित्रिक दुर्लभता उसे गबन की सीढ़ी तक पहुंचाती है। उसी प्रकार परिस्थितियों के दबाव में आकर वह कलकत्ते में सरकारी गवाह बनने के लिए विवश है। इस प्रकार प्रवर्ती घटनाएं रमानाथ के पूर्ववर्ती इतिहास से जुड़ी हुई हैं। रमानाथ के साथ साथ जालपा की कथा भी महत्वपूर्ण है। यह कथा रमानाथ की कथा के विस्तार तथा प्रतिपाद्य से प्रमुख रूप से जुड़ी हुई है। मूलतः एक आभूषण प्रेमी, प्रदर्शन प्रिय जो प्रारंभ में थी, आत्म केंद्रित स्त्री की कहानी है जो बाद में कर्तव्यपरायण तथा सेवानिष्ठ नारी बनती है। रमानाथ के घर से भागने से पूर्व की जालपा एक अत्यंत साधारण और सामान्य गुणों से युक्त नारी है, जो रमानाथ के घर से भाग जाने के बाद एक भिन्न रूप में दिखाई देती है। चंद्रहार बेचकर रमानाथ के ऑफिस में रुपए चुकाना, सर्राफ को रुपए देने के लिए रतन को कंगन बेचना आदि के साथ साथ शतरंज की पहेली प्रकाशित करवाना, पति को कलकत्ते पहुंचाकर स्थितियों का निर्भय होकर सामना करना तथा रमानाथ की गवाही के कारण फांसी की सजा पा रहे युवक दिनेश के परिवार की सेवा आदि घटनाएं जालपा के चारित्रिक वैशिष्ट्य का ही संकेत है। ये सब जालपा की चारित्रिक विशेषता ही हमारे सामने आती हैं। यद्यपि रमानाथ के द्वारा गबन की घटना जालपा की आभूषण प्रियता तथा रतन के घनिष्ठ संपर्क बनने का ही परिणाम है। तथापि यह भी स्पष्ट है कि रमानाथ के अंतर परिमार्जन के लिए जालपा परिवर्तित व्यवहार एक प्रेरणा बनकर उसके सम्मुख आता है। इसके अतिरिक्त देवीदीन के आगमन से कथा एक नया मोड़ लेती है। उसकी नकली हस्ताक्षर करके मनी ऑर्डर को हड़प लेने की घटना रमानाथ की कथा से साम्य रखती है।
लेकिन उसका स्वदेशी के लिए पुत्रों का बलिदान, उसके देशभक्तिपूर्ण उद्गार रमानाथ के मन में राष्ट्रीय भावना उद्वेलित करने का आधार बने। रतन और जोहरा की कथाएं प्रधान कथा में सहायक कथाएं हैं। रतन के पैसे वापस करने के लिए ही रमानाथ ऑफिस की रकम घर लेकर आता है। रमानाथ के घर से जाने के बाद जालपा का शतरंज की पहेली प्रकाशित करवाना और कलकत्ता जाना रतन की सहायता से ही संभव हो सका। इतना अवश्य है कि उसकी मृत्यु का प्रसंग दुखद और प्रतिपाद्य से स्वतः असंबद्ध है। जोहरा का समावेश रमानाथ और जालपा के संपर्क सूत्र बनने के लिए हुआ है। ये सभी गौण कथाएं मूल अथवा आधिकारिक कथा के विकास में समुचित योगदान करती हैं। समीक्षा की दृष्टि से मूल कथा के 5 सोपान होते हैं। पहला प्रारंभ, दूसरा विकास, तीसरा संघर्ष, चौथा चरम बिंदु और 5वां उपसंहार। आरंभ जिज्ञासावर्धक तथा कौतूहल बढ़ाने वाला हो तो पाठक की रोचकता उपन्यास में निरंतर बनी रहती है। गबन उपन्यास का प्रारंभ बहुत प्रभावशाली ढंग से हुआ है। उपन्यास का आरंभ कुछ इस तरीके से हुआ है कि बरसात के दिन हैं, सावन का महीना, सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। धानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इस तरीके से उपन्यास आगे बढ़ता है। ये सब पढ़कर पाठक आने वाली स्थितियों से अनायास ही जुड़ जाता है। झूला झूलती जालपा का बिसाती के पास जाकर चंद्रहार लेना उसकी रुचियों से परिचय कराता है, जहाँ पर बिसाती कहता है कि 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार ही मिल जाएगा। बिसाती का यह कथन जालपा के मन में दबे ढके चंद्रहार के प्रति आकर्षण भाव को और बढ़ावा देता है। इस छोटी सी घटना का प्रभाव आगे आने वाली परिस्थितियों पर बहुत गहरा पड़ता है। विवाह उपरांत चंद्रहार न मिलने की स्थिति से कथानक का विकास होता है। जालपा का चंद्रहार के लिए हट करना, रमानाथ का आश्वासन देना और आभूषण चोरी इत्यादि कथानक के विकास की स्थितियां हैं। रतन को केवल रुपए दिखाने की भावना से ऑफिस का धन घर लाना और रतन के पैसे वापस ले जाने की स्थिति में खजाने में वापस न जमा कराने के कारण रमानाथ का घर से भागना संघर्ष का सूत्रपात है। पुलिस के पंजे में फंसकर रमानाथ बाहरी और भीतरी संघर्ष से जूझता है। जालपा रमानाथ की खोज के लिए अनेक प्रयत्न करती है, उसे ढूंढकर न्याय के मार्ग पर लाने के लिए अनेक संघर्ष करती है। दूसरी ओर रमानाथ आंतरिक संघर्ष से जूझता है और झूठी गवाही, जालपा की प्रेरणा से वह झूठी गवाही बदलने का प्रयत्न भी करता है पर असफल रहता है। कथानक का चरम बिंदु उस स्थिति से शुरू होता है जब रमानाथ को पता चलता है कि उसकी झूठी गवाही के कारण फांसी का दंड पाने वाले दिनेश की वृद्धा माँ, बेबस पत्नी और नन्हे बच्चों की सेवा करने के लिए जालपा ने अपने को पूरी तरह से लीन कर दिया है। वह सारी उलझनों को छोड़कर हर विपत्ति को सहने के लिए उत्सुक हो उठता है और गवाही बदल देता। उपसंहार में सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जोहरा का त्यागपूर्ण बलिदान अंत में पाठक के मन को करुणा से भर देता है, पर अंततः रमानाथ और जालपा शांतिमय जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। गबन के कथा शिल्प में लेखक ने कथा संकेत, संयोग आदि का भी प्रयोग किया है। रमेश बाबू के साथ शतरंज खेलते हुए एक एक फर्जी मोहरे का पीटना रमानाथ की आने वाली हार का प्रतीक है। इसी प्रकार जालपा के द्वारा सर्राफ के लिए गहने रख लिए जाने पर लेखक ने टिप्पणी की है कि हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति को कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वह पथभ्रष्ट होकर स्वरनाश की ओर न जाते। रमेश द्वारा लिखे गए पत्र को, जिसमें पैसे न देने की बात थी, रमानाथ ने उसे फाड़ दिया और दीपक की ओर देखने लगता है। समाचार पत्र में शतरंज की पहेली प्रकाशित करवाकर जालपा रमानाथ का पता लगाती है। इसी प्रकार घूमते हुए रमानाथ जालपा को दिनेश के घर का कार्य करते हुए देखता है। यह आकस्मिक संयोग तो नहीं, लेकिन इसके द्वारा कथानक में रोचकता के साथ साथ घटनाक्रम में परिवर्तनशीलता देखी जा सकती है। नाटकीय व्यंग्य कथानक में रोचकता की वृद्धि करते हैं।
रमानाथ ऑफिस के रुपए रतन को वापस देने जाता है तो वह घोर अंतर्द्वंद से घिरा हुआ होता है। दूसरी ओर रतन मस्ती से झूला ही नहीं झूल रही वरन रमानाथ से झूलने झुलाने की बात कहती है। में रमानाथ की व्याकुलता और रतन की रसिकता स्थिति को और भी जटिल और विचित्र बना देती है। इसी प्रकार रमानाथ का अनजाने ही स्टेशन पर आ जाना, टिकट के लिए कुलियों के जमादार को अंगूठी देना, जमादार का वापस आना और गाड़ी के चलते ही टिकट चेकर का वहां आना स्थिति की नाटकीयता और रमानाथ की बेचैनी को दर्शाता है। प्रेमचंद इस प्रकार के दृश्यों से कथानक को सहज ही रोचक, आकर्षक और स्वाभाविक बनाने में कुशल रहे। पूर्वदीप्ति शैली अर्थात फ्लैशबैक का प्रयोग भी कथानक में कौतूहल की वृद्धि करता है। देवीदीन का खादी प्रेम का पूर्व इतिहास रमानाथ द्वारा शतरंज पहेली हल करने की घटना, रतन के पति वकील बाबू की मृत्यु के समय उनकी स्मृति में अपने स्वर्गीय पुत्र की स्मृति आदि घटनाएं उपन्यास में मार्मिकता की वृद्धि करती हैं। रतन, देवीदीन, जोहरा से संबंधित उपकथाओं में अनेक स्थलों पर मार्मिकता की प्रस्तुति हुई है। सुसंगठितता कथानक का आवश्यक तत्व है। उसमें वर्णित घटनाएं और परिस्थितियां सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होनी चाहिए। प्रेमचंद के उपन्यासों में प्राय घटना बहुलता होते हुए भी एक क्रमबद्धता और सुसंगठित कथानक के दर्शन होते हैं। एक कार्य कारण श्रृंखला को देखा जा सकता है। बचपन में जालपा का चंद्रहार के लिए स्वप्न संजोना, ससुराल में नए मिलने पर निराशा, गहनों की चोरी होने से आभूषण प्रियता में वृद्धि, रमानाथ का उद्धार पर गहने बनवाना और फिर एक एक विपत्तियों का आगमन, सभी घटनाएं परस्पर एक नियमित श्रृंखला में बंधी हुई हैं। घटनाएं काल्पनिक होते हुए भी स्वाभाविक प्रतीत होती हैं तो कथानक विश्वसनीय बन जाता है। आर्थिक सामाजिक स्थिति, ऊंची कल्पनाओं के कारण झूठी शान, मिथ्याभिमान की वृत्ति आज समाज को रसातल की ओर ले जा रही है। उनका संकट उनके द्वारा ही लाया जाता है, जैसे कि रमानाथ का जीवन वृत्त। मिथ्याभिमानी युवक का एक झूठ को छिपाने के लिए निरंतर झूठ के जाल में फंसते जाना और अपनी ही मूर्खता के कारण घर परिवार को संकट में डाल देना अस्वाभाविक नहीं। इसके अतिरिक्त जालपा का आभूषणों के प्रति आवश्यकता से अधिक रुचि दिखाना, रतन का अनमेल विवाह, देवीदीन जैसे निस्वार्थ पात्र आज भी हमारे समाज में देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार सरकारी दफ्तरों में रिश्वत की परंपरा, पुलिस की चालें, अदालतों में बेकसूरों को फंसाने के लिए दी जाने वाली झूठी गवाहियां आदि दिन रात समाचार पत्रों में आज भी देखी जा सकती हैं। कुछ समीक्षकों की दृष्टि में प्रस्तुत उपन्यास की कुछ घटनाएं विश्वसनीय नहीं है, जैसे जालपा का इतने बड़े कलकत्ते शहर में रमानाथ को ढूंढ निकालना, जोहरा जैसी नर्तकी का रमानाथ और जालपा से प्रभावित होकर उनका मैत्री संबंध, रमानाथ का जज के घर आधी रात को जाकर अपना बयान बदलना आदि। पर ध्यान से देखा जाए तो इन सभी घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण निहित है। जालपा रमानाथ को शतरंज की एक पहेली के माध्यम से ढूंढने में सफल होती है। जोहरा जालपा के त्याग और न्याय के लिए संघर्षशील स्वभाव से प्रभावित होती है और जज का एक व्यक्ति के बयान पर विश्वास करना किसी निर्दोष को जीवन दान के प्रश्न से जुड़ा है। अंततः गबन उपन्यास का कथानक प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरता है। तो आज की इस वीडियो में हमने उपन्यास के कथानक, कथा वस्तु अथवा विषय वस्तु को जाना। आगे आने वाले समय में हम उपन्यास के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा को आगे बढ़ाएंगे, ताकि वीडियो भी ज़्यादा अधिक लंबी न बने और आपकी भी रुचि बनी रहे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।